वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके बीच में ले आया हूँ उत्तराखंड जो है उत्तराखंड का भूगोल। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड का जो इतिहास है यानी कि हिस्ट्री जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम जो है ज्योग्राफी उत्तराखंड की जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो है हम सारे के सारे जो भौगोलिक विस्तार और आपका हिमालयी जो क्षेत्र है उसके अंदर क्या क्या डिवीज़न है ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जो है वो लास्ट तक बने रहिए और आपको जो है पूरी जी जानकारी जो है वो दी जाएगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको उत्तराखंड के मेरे नोट्स चाहिए तो ये नोट्स जो आपको मिलेंगे ये आपको इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मिलेंगे। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ जो है वो पेड नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये नोट्स जो हैं ये कंप्लीट नोट्स हैं जिसमें कि उत्तराखंड का इतिहास, भूगोल, आपके जो कल्चर, जनजातियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, जो राज्य गठन का इतिहास, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हैं। ओके, तो आप लोगों को ये नोट्स अगर आप चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं उत्तराखंड का भूगोल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब उत्तराखंड के भूगोल की, तो सबसे पहले हम मैप ही देखते हैं और मैप में हम देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था। तो ये जो मैप है ये मैंने बनाया है। इसमें देखिए आप कि जो पूर्व है और पश्चिम है उसमें जो लंबाई है लगभग 358 किलोमीटर है, क्योंकि अगर हम देखें और अगर हम उसको ऊपर से नीचे जो लंबाई है उसको देखते हैं तो ये लगभग कितनी है, 320 किलोमीटर। तो इसका मतलब जो है वो ईस्ट से वेस्ट जो है वो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम विस्तार देखते हैं तो जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट तक है। और देशांतरीय जो विस्तार है उसकी बात करें तो 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक जो है यहाँ पर देशांतरीय विस्तार हो जाता है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम स्थिति की बात करें तो हम क्या है, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है तो जाहिर सी बात है, और पूर्वी देशांतर में है तो ये एक भौगोलिक स्थिति मैप के ऊपर हो जाती है। क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो है 53,443 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेटा जो है वो कई बार पूछ लिया जाता है। देश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका हम मात्र कितना है 1.69%, यानी कि बहुत ही कम छोटे भाग पर एक उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है हमारा जो स्थान है वो 19वां है तेलंगाना के बनने के बाद। ठीक है। अभी जो विस्तार है उसकी बात करते हैं तो विस्तार जो है हमने अभी मैप के अंदर देख लिया, तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। ठीक है ना। अगर हम उसको माइनस करके निकालते हैं तो जो अक्षांश है उनकी टोटल जो दूरी है वो 2 डिग्री 44 मिनट है, यानी कि पूरा का पूरा उत्तराखंड है उसमें जो अक्षांशीय दूरी है वो सिर्फ 2 डिग्री और 44 मिनट पर सिमट जाती है। और देशांतरीय जो विस्तार है उसके बीच में जो दूरी है वो 3 डिग्री 48 मिनट के आसपास चलती है। ठीक है। बाकी जो है लंबाई जो है हम देख चुके हैं 358 किलोमीटर है, और जो ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। इस तरीके से ये कुछ भौगोलिक विस्तार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मैप के अंदर हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब हम मैप का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर हमारे उत्तर के अंदर जो है वो जो है वो हमारी जो सीमा है वो लगी हुई है किससे, चीन से, यानी तिब्बत से। तिब्बत यानी चीन का ही पार्ट है। और जो पूर्वी सीमा है वो बनाती है सीमा किससे, नेपाल से। और नेपाल के साथ जो है सीमा बनाती है कौन सी, काली नदी। और पश्चिम में जो है हमारी सीमा लगती है किससे, हिमाचल प्रदेश से, जिसके साथ जो है सीमा बनाती है कौन सी, टोंस नदी। और इस प्रकार से ये सबसे नीचे जो है हमारा उत्तर प्रदेश टच होता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कुछ डिवीजन है और 13 ये हमारे जिले विभाजित हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है प्राकृतिक जो सीमाएं हैं वो क्या क्या है। तो प्राकृतिक सीमाएं में हमने अभी बात कर दी, पूर्व में काली नदी, पश्चिम में टोंस नदी, उत्तर में हिमालय, वो दक्षिण में गंगा का मैदान जिसको नॉर्दर्न प्लेन भी कहा जाता है। ठीक है। अब है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जो इंटरनेशनल हमारी बॉर्डर्स हैं उसमें अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में, तो उत्तर में जो है वो चीन। तो चीन जो है उस पर कौन कौन से जो है जिले लग रहे हैं, तो दिमाग के अंदर जो है नक्शा रख दिया तो सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। हम देख सकते हैं कि जो ऊपर के हमारे ये 3 बड़े जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये सीधे सीधे किससे लग रहे हैं, चीन से लग रहे हैं। ठीक है। तो ये है। अगर जहाँ हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा जो है वो उत्तरकाशी है। आप देख सकते हैं, दिखने में भी जो है वो पता चलता है इस बात का। ओके। फिर है जो पिथौरागढ़ है उसके साथ जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो पिथौरागढ़ के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है जिसकी हमारी बनती है, क्योंकि यहाँ पर जो है नेपाल के साथ भी सीमा बनती है और चीन के साथ भी सीमा बनती है, तो इसीलिए सबसे लंबी यह हो जाती है। नेक्स्ट है,
अब हम पूर्व की बात करें तो जो नेपाल है वो आपका पिथौरागढ़ से लगता है, उसके बाद चंपावत हो गया और उधम सिंह नगर, ये 3 जिले हमारे लगते हैं। राज्य के साथ सीमाएं कौन कौन से बनाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश, देहरादून और उत्तरकाशी जो 2 जिले हैं उनके साथ सीमा बनाता है। हरियाणा, हरियाणा का आप पता है यहाँ जो ये वाला यमुनानगर वाला इलाका है, ये पूरा पूरा जो बॉर्डर वाला इलाका है, ये इधर से पौंटा साहिब के बाद जो है वो तो देहरादून से लग जाता है, तो ये वाला इलाका हो गया। फिर जो उत्तर प्रदेश है वो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उत्तर नैनीताल और उधम सिंह नगर, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो काफ़ी बड़ा है, पूरे साउथ में फैला हुआ है, समझ लो उत्तराखंड के, तो नीचे के जितने भी जिले हैं हमारे वो सारे के सारे इसको टच कर रहे हैं। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला, तो ये कौन सा है, पौड़ी। तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो जिले हैं उनके साथ सीमा जो बनाने वाला जिला है वो है पौड़ी। और किन किन के साथ बना रहा है पौड़ी, क्योंकि बीच में है, तो वहाँ पर देखिए आप टिहरी है, देहरादून है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, हरिद्वार है। ओके, तो ये टोटल 7 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ सीमा बना रहा है आपका पौड़ी। फिर है सबसे कम जिले जो हैं उनके साथ सीमा बनाने वाले जिले, तो इसमें जो है हरिद्वार, हरिद्वार मात्र पौड़ी और देहरादून के साथ जो है सीमा बनाता है। उसके बाद उधम सिंह नगर जो कि मात्र चंपावत और नैनीताल के साथ बनाता है, यानी कि 2-2 जिलों के साथ ये सीमाएं बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक वर्गीकरण है, यानी कि जो डिवाइडेशन है वो किस प्रकार से किया गया है। जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसकी दृष्टि से उत्तराखंड का जो विभाजन है वो निम्न प्रकार से किया गया है। तो 2 चीज़ों को अंतर्गत हम देखते हैं। मैदान, सबसे पहले तो जो प्लेन है मैदान, जो कि उत्तर का मैदान है, उसमें दो तीन चीज़ें आ जाती है, भाबर क्षेत्र आता है, तराई क्षेत्र आता है और गंगा का मैदान आता है। और जो हिमालयी क्षेत्र है उसमें सबसे ऊपर आता है बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय, जिसको कहा जाता है महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है उसको। फिर आता है हमारा लघु हिमालय और फिर आता है शिवालिक हिमालय, और उसके नीचे आते हैं दून और द्वार क्षेत्र। तो दून और सॉरी ये इनके बीच में आते हैं, तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये दून और द्वार क्षेत्र क्या होते हैं इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा ये कुल भौगोलिक वर्गीकरण है, और हम सबसे पहले एक एक करके चीज़ें देखेंगे। तो हम बात करते हैं बृहद हिमालय या महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय। तो यह हिमालय ट्रांस एवं लघु हिमालय के मध्य में फैला हुआ है। इसकी जो औसत ऊंचाई 4500 से लेकर 7817 मीटर है, ठीक है ना, तथा 15 से लेकर 30 किलोमीटर की लगभग चौड़ाई है, यानी विड्थ है। तो सबसे ऊंची चोटी जो है हमारी जो है नंदा देवी वेस्ट है, आप जानते हैं उसकी ऊंचाई कितनी है, 7817 मीटर। तो हाईएस्ट जो है वो लगभग इतनी है, और 4500 मीटर के ऊपर ऊपर ही यहाँ पर चोटियाँ बृहद हिमालय में होती हैं, ठीक है ना। और ज़्यादातर हमारे जो पिथौरागढ़, चमोली हो गया, उत्तरकाशी, इन जिलों के अंदर इस प्रकार की बड़ी बड़ी जो है चोटियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, यहाँ जो तापमान है वो अधिकतम न्यून होने के कारण साल भर जो है वो बर्फ, यानी कि जो आइस स्नोफॉल है वो होता रहता है, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है। ग्रीष्म काल में यहाँ मानसूनी वर्षा हिमपात के रूप में होती है, तो ये सब जानते हैं कि हिमपात होता है इन क्षेत्रों में। लेकिन उत्तरी क्षेत्र में स्थित ऊंची ऊंची चोटियों के कारण ये हवाएं अपने सारी नमी इसी क्षेत्र में छोड़ देती हैं, जिस कारण से यहाँ यह वृष्टि छाया क्षेत्रों का भी निर्माण होता है, ठीक है ना। तो भाई जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जाहिर सी बात है जब हवाएं आएंगी, जो नमी लेकर हवाएं आती हैं वो उन पहाड़ियों से ही टकरा जाती हैं, और जिस कारण से उनकी नमी वहीं समाप्त हो जाती है। तो इस कारण से क्या होगा, उनके जो पिछले जो क्षेत्र होंगे पीछे वाले, वो कैसे होंगे, वो बहुत ही कम बारिश वहाँ पर आएगी, और वो क्षेत्र कैसे बन जाएंगे, वो रेन शैडो एरिया यानी कि वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण वहाँ पर हो जाएगा, है ना। जैसे कि हमारा जो जो जैसे लद्दाख है, लद्दाख को क्या कहा जाता है कि ये ड्राई रेगिस्तान है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एक वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेश के अंदर आता है। वहाँ तक जाते जाते जो है वो जो मानसून की जो नमी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, तो जब नमी नहीं रहेगी तो बारिश भी कहाँ से होगी। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, उपरोक्त सभी कारणों से यहाँ कृषि जैसी गतिविधियां भी असंभव है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या का बसाव भी कम है। तो ऊपरी हिमालय के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बेसिकली खाली जनजातियां वगैरह रहती हैं, और बहुत कम यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। गांव भी जो है लगभग निर्जन यहाँ पर होते हैं। बृहद जो हिमालय है उसके क्षेत्र में रहने वाली मुख्य जो जनजाति है वो भूटिया है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। और ये लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं, व्यापार वगैरह करते हैं, तिब्बत से इनका ट्रेड पहले चलता था। नेक्स्ट है, राज्य की प्रमुख अगर चोटियों की बात करें, दर्रे और हिमाल ग्लेशियर, ये सभी इसी क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में, महान हिमालय में, जहाँ पर बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, दर्रे हैं, पासेज हैं या ग्लेशियर्स हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर्स वो होते हैं जो पानी के स्रोत होते हैं, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट है, राज्य के 6 जो जिले हैं उसमें
बृहद हिमालय का विस्तार है। तो 6 जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसका विस्तार है, और ये डिस्ट्रिक्ट्स आपने दिमाग के अंदर रखने, और वो आप आसानी से मैप की सहायता से रख सकते हैं। जो सबसे ऊपर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको देखो, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो ये हमारे जो है वो सीधे सीधे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जहां पर बृहद हिमालय की जो है चोटियों का विस्तार यहाँ पर होता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्लास। जो बृहद हिमालय है उसकी प्रमुख जो चोटियां हैं उनकी बात हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चमोली। चमोली में जो है हम अगर बात करें तो जो नंदा देवी वेस्ट है उसकी 7,817 मीटर जो है, उसकी राज्य का जो सर्वोच्च शिखर है वो 7,817 मीटर का है। और ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो कामेट पर्वत है, कितना 7,756 मीटर, जो कि राज्य का क्या है, दूसरा सर्वोच्च शिखर है। फिर है नंदा देवी ईस्ट। नंदा देवी ईस्ट है 7,434 मीटर। फिर है माणा 7,272 मीटर। फिर आपका आते हैं बद्रीनाथ 7,140 मीटर। फिर हमारी कुछ चोटियां आती हैं जैसे चमोली के अंदर ही हैं ये सारी, चौखंबा हो गया, त्रिशूल, सतोपंथ, द्रोणागिरी यानी जिसको दूनागिरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है आपका गंधमादन, कालोंका, कालिंका या कालोंका भी बोलते हैं, हाथी पर्वत, देवस्थल। तो ये हमारी सारी चोटियां जो है वो फिर घटते हुए क्रम में आ जाती हैं। उसके अलावा जो है वो है नंदारवाट 6,674 मीटर। फिर है नीलकंठ, नंदा घुंगटी, फिर है गौरी, नारायण पर्वत, नर पर्वत और जेलंग। ये नर और नारायण पर्वत कहाँ है, बद्रीनाथ में। ओके, फिर है जेलंग 5,817 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो जाती है हमारी कुछ प्रमुख चोटियां। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट से अब बात करते हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी के अंदर फ्रेंड्स हमारी जो है 5 मुख्य चोटियां जो हैं वो आ जाती हैं। तो ये चोटियां जो हैं वो मेनली है भागीरथी। तो आप जानते हैं कि भागीरथी जो है हमारी नदी है जो गंगा, उसका नाम भागीरथी है, और उसका उदय कहाँ से होता है, वो उत्तरकाशी से ही होता है। तो इसलिए हम याद रख सकते हैं नाम इसी के नाम पर कि भाई चोटी का नाम क्या है, भागीरथी है, 6,856 मीटर है। फिर है श्रीकंठ जो दरा है वो वहाँ पर है, सॉरी श्रीकंठ जो चोटी है वो यहाँ पर है, श्रीकंठ पर्वत। फिर है गंगोत्री, तो गंगोत्री सब जानते हैं उत्तरकाशी में है। फिर बंदरपुच और यमुनोत्री। तो इस तरीके से ये उत्तरकाशी की जो है प्रमुख जो है हमारे पर्वत हो जाते हैं, या सॉरी चोटियाँ हो जाती हैं। तो ये आपको याद रखना बहुत आसान है क्योंकि इनके नाम जो है वो जाने पहचाने हैं। फिर अगर हम केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ में जो है वो केदारनाथ है, केदारनाथ जो चोटी है। उसके बाद चमोली और उत्तरकाशी है उसकी, उसमें जो है दोनों में केदारनाथ और स्वर्गारोहिणी दोनों चीज़ें हैं। तो ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। केदारनाथ और स्वर्गारोहिणी केदारनाथ के अंदर आएगा, ठीक है ना, और ये रुद्रप्रयाग के अंदर आता है। तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है, चलो देख लेंगे, इसको सही कर देंगे। नेक्स्ट है चमोली और पिथौरागढ़। चमोली और पिथौरागढ़ में कौन कौन सी है, पंचाचूली, नंदाकोट। पंचाचूली है 6,904 मीटर, नंदाकोट है 6,861 मीटर, और गुंठी 6,180 मीटर। तो ये चमोली पिथौरागढ़ दोनों के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख पासेज या दर्रे। दर्रे यानी कि जो क्या होते थे हिमालयी क्षेत्र में जो है पुराने समय में जो है जो बड़े बड़े पहाड़ होते थे उनको पार करने के लिए जो है वो कुछ संकरे रास्ते होते थे पहाड़ों के बीच में। ठीक है ना, दो पहाड़ों के बीच में जो स्थित पतले संकरे रास्ते होते थे, तो उन्हीं संकरे रास्तों को दोस्तों दर्रे या पासेज कहा जाता है। समझ गए? तो किन्हीं भी दो बड़े पहाड़ों के बीच में जो स्थित पतला जो रास्ता है जो कि उन पहाड़ों को पार करने के लिए प्राचीन समय में इस्तेमाल होते थे, उनको वहां पर दर्रे या पासेज कहा जाता है। अब अगर हम बात करें प्रमुख पासेज की, तो उत्तरकाशी और तिब्बत, आप जानते हैं कि पहले तिब्बत से हमारे ट्रेड बहुत होते थे, तो आना जाना होता था। यहाँ पर जो है मेनली जो है जो पासेज हैं वो हैं आपके थागला, मुलिंगला, ब्यांगला, नेलंग और सांग चोकला। तो यहाँ पर आपको देखते हैं ट्रिक से किस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि जो पीछे वाले जो ला हैं ज़्यादातर वो इन चीज़ों में होंगे, तो जो ला वाले हैं वो सब उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश। तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश में एक ही है पासेज, वो है श्रृंगकंठ। फिर है उत्तरकाशी और चमोली। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में है कालिंदी दर्रा। तो ये आपको नाम याद रखना है उत्तरकाशी और चमोली के बीच में, और नक्शे की सहायता से आप इसको बेटर याद रख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे चमोली और तिब्बत। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि चमोली और तिब्बत जो है, चमोली में भूटिया लोग रहते थे, तो चमोली और तिब्बत और पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता था। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पासेज हैं। तो पासेज की बात करें हम तो कुछ तो जाने पहचाने नाम तो वो याद ही हो जाते हैं, जैसे आपके नीति और माणा हमारे
ये तो सब जानते हैं, नीतिमाला, किंगरी, ये सब कहाँ है, चमोली में है, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ ऐसे नाम है थोड़े याद रखने में दिक्कत हो सकती है, जैसे बालचा हो गया, कोई हो गया, भ्यूंडार हो गया, सलसला, तंजुन, चोराहोती, लमलंग, घाटरलिया और डुंगरीला। तो ये सारे अलग अलग पासेज हैं जो कि चमोली और तिब्बत यानी कि चीन के बीच में पाए जाते हैं। फिर है हमारे चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चमोली और पिथौरागढ़ की बात करें तो यहाँ पर जो है हम एक ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है, चमोली ने पिथौरागढ़ को बार बार मार्च में लाट मारी। तो कैसे याद रखेंगे, बार बार से 12 होती, उसके बाद मार्च से मार्च योग, फिर लाट से लाता धुरा, और टोप से टोपी धुरा दूंगा, और मारी इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख जिले जो हैं वो चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य पाए जाते हैं। जिले कह रहा हूँ, प्रमुख पासेज चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से ट्रेड हुआ करता था प्राचीन समय में। नेक्स्ट है चमोली और बागेश्वर। तो चमोली और बागेश्वर के बीच में जो है वो प्रमुख दर्रा है सुंदरडूंगा। इसके बारे में तो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे है पिथौरागढ़ और तिब्बत। तिब्बत और पिथौरागढ़ इनके बीच में जो है हम एक ट्रिक से फिर से याद रखते हैं, पिथौरागढ़ के डीएम की लेख तिब्बत के ऊंट पर है। तो यहाँ पर इसके माध्यम से हम इसको याद रख सकते हैं कैसे, जो है वो डी से है दारमा, एम से है मिलम, फिर एल से लिपुलेख, और ऊंट से है ऊंटा जयंती। तो इस प्रकार ये हमारी जो ट्रिक है, इससे हम इन चारों का नाम याद रख सकते हैं। वैसे भी आपको पता है कि लिपुलेख जो है वो उसके नाम सबको पता होता है, क्योंकि लिपुलेख और वर्तमान में जो है काफ़ी चर्चा में रहा। आप सब जानते हैं नेपाल ने जो है लिपुलेख के ऊपर अपना दावा किया है, तो वो भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद का कारण बन गया है। तो इसीलिए लिपुलेख सब जानते हैं कि यह पिथौरागढ़ का पार्ट है, ठीक है। और आपको केवल जो है वो ऊंटा जयंती, दारमा और मिलम ये याद रखने हैं। तो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम बात करें पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में, तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में हमारा पाया जाता है ट्रेल पास, ओके। तो फ्रेंड्स, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में जो हमारा पाया जाता है ट्रेल पास, जो हमारे कुमाऊं के कमिश्नर हुए हैं, ट्रेल उन्हीं के नाम पर है ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है पिथौरागढ़ और चंपावत जो है उनके बीच में पाया जाता है लास्पा धुरा या लापचा धुरा। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि लापचा धुरा जो है किस किस के बीच में है, तो पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में। फिर जो दारमा और ब्यास घाटी है उनके बीच में कौन सा दर्रा होता है, सिनला, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रमुख दर्रे या पासेज हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख ग्लेशियर्स की। तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, हिमालय क्षेत्र में जो हैं बर्फ के पहाड़ होते हैं, जो कि क्या होते हैं, लगातार बर्फ के स्रोत जो है वो बने होते हैं, पानी का स्रोत होते हैं, और इनसे जो है नदियाँ निकलती हैं। जो सर्दियों में जो है ये इन पे बर्फ जमती है, ये और ज़्यादा इनके अंदर जल सा संग्रहण होता है, और बाद में गर्मियों में जब ये पिघलते हैं तो इन्हीं से नदियाँ निकलती हैं, नाले निकलते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रमुख रूप से ग्लेशियर काम करते हैं। अब अगर हम बात करें प्रमुख ग्लेशियर्स की, तो इसमें सबसे पहले है मिलम ग्लेशियर, जो कि पिथौरागढ़ के अंदर पाया जाता है। पिथौरागढ़ में जो है ये लगभग 16 किलोमीटर का स्ट्रेच इसके अंदर है। उसके बाद है सेकंड काली ग्लेशियर। काली ग्लेशियर ये भी पिथौरागढ़ के अंदर है। नामिक ग्लेशियर यह है पिथौरागढ़ के अंदर। पिनौरा ग्लेशियर पिथौरागढ़, रालम पिथौरागढ़, पोंटिंग पिथौरागढ़, और हीरामणि पिथौरागढ़। तो इस प्रकार से पिथौरागढ़ में ये प्रमुख 7 जो है ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम बागेश्वर की बात करेंगे। तो बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर हमारे जो है 5 मुख्य ग्लेशियर हैं। वो है पहला सुंदरडूंगी ग्लेशियर, फिर है सुखराम ग्लेशियर, फिर है पिंडारी ग्लेशियर, कफनी और मैकतोली। तो इस प्रकार से ये हमारे 5 ग्लेशियर बागेश्वर जिले के अंतर्गत पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आपको ये याद रखने हैं। और ये लगभग 30 किलोमीटर लंबे और 4 किलोमीटर चौड़ा है। कौन सा, पिंडारी ग्लेशियर। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, पिंडारी ग्लेशियर ही है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब है नेक्स्ट हमारे पास यमुनोत्री ग्लेशियर। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, इसको भी पढ़ लेते हैं। हिमानी जो ग्लेशियर है उसमें लगभग कितना पानी संचित है, तो 1/10। हिमालय में लगभग कितनी हिमानियाँ हैं, तो लगभग 15,000 हिमानियाँ, यानी कि बर्फ की जो पहाड़ हैं उनको ही हिमानियाँ कहा जाता है। और हिमालय में हिमरेखा कितने मीटर से शुरू होती है, तो 4,000 मीटर। हिमरेखा यानी कि जिसके ऊपर जो है वो आबादी नाक के बराबर पाई जाती है, तो उसको हिमरेखा कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे यमुनोत्री जो है उत्तरकाशी की। तो उत्तरकाशी में सब जानते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री उत्तरकाशी में, और बंदरपूछ भी है, और डोरियानी।
तो जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने की बात है कि जो राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि लगभग 30 किलोमीटर का इसकी चौड़ाई है, तो 30 किलोमीटर सॉरी लंबाई है, तो ये उत्तरकाशी के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वो लगभग 10 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है हम चमोली की बात करें तो चमोली में भी कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं, जैसे दूनागिरी हो गया, छिपरा बमक हो गया, फिर है हमारा बद्रीनाथ, फिर है सतोपंत और भागीरथी ग्लेशियर। ये सारे के सारे जो हैं हमारे चमोली के अंतर्गत पाए जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चौराबाड़ी, जिसके अंदर जो है बाढ़ आई थी, तो ये रुद्रप्रयाग में सब जानते हैं। केदारनाथ जो ग्लेशियर है ये तो रुद्रप्रयाग में है, सभी जानते हैं। और खतलिंग जो ग्लेशियर है ये टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों में लगभग इसका हिस्सा है। लेकिन मेनली जब एग्जाम के अंदर अगर एक ऑप्शन की चुनने की बात आएगी तो हम क्या चुनेंगे, टिहरी को ही चुनेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है बृहत हिमालय में ही फूलों की घाटी स्थित है, समझ गए। तो फूलों की घाटी कहाँ है, बृहत हिमालय में स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं लघु हिमालय की तरफ। ओके, तो लघु हिमालय सेकेंड नंबर पे मैंने बताया था कि जो स्थित है वो है लघु हिमालय। लघु हिमालय जो है वो किसके हिसाब से, चोटियों के ऊंचाई के हिसाब से ये डिवाइडेशन है लगभग, और यहाँ पर 1500 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई जो की चोटियाँ जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। अब इसका विस्तार हम बात करें तो टोटल 9 जो जिले हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें इसका विस्तार है। चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून। तो इस प्रकार से ये इन 9 जिलों के अंदर इसका विस्तार है, यानी कि हमारे देहरादून के अंदर जो भी ये चोटियां हैं ये लघु हिमालय का पार्ट है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट है हिमालय के इस भाग में पीर पंजाल, यानी कि जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है, आप सब जानते हैं ना कि ये जो मेनली जो पीर पंजाल श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होती है, और धौलाधार जो है वो हिमाचल प्रदेश का भाग है, और मसूरी जो है वो उत्तराखंड का भाग है। तो ये सारी की सारी चोटियां जो हैं वो हिमालय का भाग है, और ये लघु हिमालय के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि जो हिमालय है उसका पूरा अगर हम स्ट्रेस देखें तो ये पूरा का पूरा जो है हमारे जहाँ से ये काराकोरम दर्रा है यहाँ से शुरू हो जाता है और आगे पूरा अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एक विस्तार है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हिमालय की जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, पूर्व मतलब पश्चिम में, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और नेपाल तक की बात है। और जब हम पूरी पूर्वोत्तर की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे जो है हिमालय की जो चौड़ाई है वहाँ पर कम होती जाती है। इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ती, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर बात करें इस भाग में जो ग्रीष्मकालीन तापमान है वो लगभग औसत रूप से 18 से 20 डिग्री रहता है। इसीलिए यह जो क्षेत्र है वो पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि यहाँ पर जो है औसत जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, 18 to 20 डिग्री। इसलिए जो है पर्यटन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। और हमारे जो ग्रीष्मकालीन पर्यटक स्थल है जैसे चक्राता, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये हमारे इस भाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है जो महान हिमालय है उसकी तुलना में इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत कृषि जो है वो की जाती है, इसीलिए यहाँ पर क्या होती है, जनसंख्या की भी क्या है, बसावट है। और लघु हिमालय में रहने वाली मुख्य जो जनजाति है वो है जौनसारी जनजाति। ओके, तो जनजाति की बात करें तो यहाँ पर हम जानते हैं कि देहरादून का जो एक पूरा एरिया है वो जौनसार का एरिया है, और वहाँ पर जौनसारी जाति या जनजाति रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लघु हिमालय के जो दोनों ढाल हैं उसकी बात करें हम, जो पूर्वी ढाल और पश्चिमी ढाल, इन पर जो छोटी छोटी जो घास के जो है वो मैदान पाए जाते हैं। अब इन घास के मैदानों की खास बात क्या है कि हर एक राज्य में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर आपको मर्ग मिलेंगे, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, इस प्रकार के नाम आपको मिलेंगे। ठीक है ना। हिमाचल में उनको कहा जाता है थच, ठीक है ना। गढ़वाल में हम क्या कहते हैं कि बुग्याल कहते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे बुग्याल हैं, है ना। और उसके अलावा जब हम कुमाऊं में जाते हैं तो कुमाऊं में इनको पैयार कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अलग अलग नाम है, लेकिन सबका मतलब एक ही है कि क्या है, बुग्याल, जो कि छोटी छोटी घास के मैदान होते हैं उच्च जो है लघु हिमालयी क्षेत्रों में। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। और बुग्याली जो क्षेत्र होते हैं आपने देखे होंगे, कभी आप चोपता का ट्रैक पे जाना तो वहाँ पर आपको इतने बड़े बड़े बुग्याल मिलेंगे। या जो हमारा नंदा देवी राजजात होती है, तो अभी जब हम 2024 के अंदर होगी तो मैंने भी सोचा है कि मैं उसमें ज़रूर जाऊँगा। तो 2020 मतलब देखिए आपकी वहाँ पर जब यात्रा जो है एक बार जो है वो जो गांव वाला जो अंतिम पड़ाव है बाण गांव, वो पड़ाव जब खत्म होता है तो उसके बाद की पूरी यात्रा कैसी है, बुग्यालों के बीच में जो है यात्रा है, यानी कि आपको सीधे सीधे हिमालय का दर्शन वहाँ पर हो सकता है। तो ये एक काफ़ी रोमांचक यात्रा कही जाती है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब आगे देखेंगे। नेक्स्ट है
लघु हिमालय जो श्रेणी है उसके में जीवाश्म का बिल्कुल अभाव है, तो यहाँ पर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ओके। मध्य हिमालय जो है उसका निर्माण वलित एवं कार्यान्तित जो है चट्टानों से हुआ है। ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उसमें एक प्रकार होता है कौन सा, कार्यान्तित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें भी इनको कहा जाता है। तो उससे इनका निर्माण हुआ है। और यह इसको इसीलिए हिमालय, तो वैसे भी हिमालय को वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हिमालय का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, वो तैतीस सागर से हुआ है। वहाँ पर धीरे धीरे जो है किस प्रकार से जो है वो मलबा जो है वो भरता गया और धीरे धीरे जो वो चीज़ वो भाग वो ऊपर को उठता गया और इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है। तो नेक्स्ट है दूधातोली जो है, जिसको हम क्या कहते हैं उत्तराखंड का पामेर कहा जाता है, वो भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कुमाऊं जो क्षेत्र है उसके अधिकांश जो ताल होते हैं और या वो इसी श्रेणी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये था हमारे फ्रेंड्स लघु हिमालय। अब हम बात करेंगे तीसरी श्रेणी का हिमालय जो है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय का अगर हम विस्तार करें तो जो नीचे वाले हमारे जिले हैं उनमें ये मेनली जो है पाया जाता है, जैसे दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी जो है टिहरी, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी जो अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल व दक्षिणी चंपावत, इन क्षेत्रों के अंदर इसका विस्तार है। ऊंचाई की बात करें तो 700 से लेकर 1500 मीटर के आसपास जो है ये औसत ऊंचाई यहाँ पर पर्वतों की होती है, यानी कि छोटे छोटे जो है यहाँ पर पहाड़ या चोटियाँ हैं। ठीक है। और चौड़ाई जो है लगभग 10 से लेकर 20 किलोमीटर के एरिया के स्ट्रेच फैला हुआ है। अगर हम बात करें शिवालिक हिमालय है उसमें जो है चूना, संगमरमर हो गया, जिप्सम हो गया, बलुआ पत्थर हो गए, इनकी चट्टानें जो है वो पाई जाती हैं, जिस कारण यह भाग भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो पूरा ही हिमालय हालांकि जो है वो भूस्खलन की दृष्टि से क्या है काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि हिमालय कहा जाता है कि अभी भी क्या है निर्माणाधीन अवस्था में है ना। और इसको जो है सबसे नवीनतम जो है वो पहाड़ भी कहा जाता है, नवीनतम जो है वो पर्वत कहा जाता है। तो इस वजह से जो है वो हिमालय जो है वो बहुत ही कच्चा है। और इसमें जो है शिवालिक हिमालय जो है वो उसमें तो और ज़्यादा जो है वो चट्टानें इस प्रकार की हैं जो कि संगमरमर, जिप्सम इस प्रकार के पत्थरों से बनी है। तो भूस्खलन की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र हो जाता है। यह क्षेत्र हिमालय के अन्य क्षेत्रों से अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या का बसावट अधिक है, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है वो मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी है कि जो थोड़ा बहुत जो है इसमें जो है वो खेती बाड़ी की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है यह जो है श्रेणी हिमालय का सबसे नवीन भाग है। तो ये आपको याद रखना है कि हिमालय में जो है सबसे नवीन भाग कौन सा है, आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है। और यहाँ पर जो है वो शिवालिक हिमालय के अंदर जो है वो सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर फॉसिल्स जो है यानी कि जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है। जीवाश्म या फॉसिल्स कैसे बनते हैं कि जो हजारों सालों में जो पेड़ पौधे होते हैं या जीव जंतु होते हैं जब वो मिट्टी के नीचे दब जाते हैं या पर्वतों के नीचे दब जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं उन पर जो है वो अनेक प्रकार की रासायनिक और फिजिकल जो क्रियाएं हैं उनके कारण से होने के कारण वो जो है वो किसमें जीवाश्म ईंधनों में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है ना। उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। तो वो जीवाश्म जो ईंधन है वो केवल हमारे इस शिवालिक श्रेणी के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है चट्टानें रूपांतरिक अवस्था तक अभी तक नहीं पहुँच पाई हैं, अभी तक जो है चट्टानों का निर्माण अवस्था में पहुँचा है। ओके। नेक्स्ट है शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं उनका जो प्राचीन नाम है वो मैनाक पर्वत है, ये आपको याद रखना है। तो जो प्राचीन नाम है वो है मैनाक पर्वत। नेक्स्ट है जो ग्रीष्म काल है वहाँ वो उसमें यहाँ पर मौसम काफ़ी सुहावना होता है, अतः पर्यटन के ज़्यादातर पर्यटन केंद्र जो है हमारे इसी क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। तो पर्यटन जो केंद्र जितने भी हमारे हैं वो इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, शिवालिक हिमालय का वो पार्ट होते हैं। ओके। नेक्स्ट इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियां और जंगल अधिक पाए जाते हैं। शीशम हो गया, बुरांस, साल, चीड़, देवदार, बांस, इस प्रकार के जो वृक्ष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में लकड़ी संबंधी उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ है। ओके। चलते हैं आगे। आगे हम अब बात करने वाले हैं दून क्षेत्र या द्वार क्षेत्र की। जो हमने बात की थी ना कि दून और द्वार दो क्षेत्र होते हैं। तो जो शिवालिक हिमालय है उसके मध्य, शिवालिक श्रेणियों के मध्य व लघु हिमालय के मध्य कुछ लंबी जो है वो चौड़ी काफी घाटियां पाई जाती हैं, वैलीज पाई जाती हैं। अब पश्चिम क्षेत्रों में जो है नक्शे में देखिए आप, पश्चिम जो क्षेत्र है उसमें इन क्षेत्रों को कहा जाता है दून क्षेत्र। अगर हम थोड़ा पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो उस पूर्व में इन क्षेत्रों को कहा जाता है फिर द्वार क्षेत्र। अब पश्चिम में जो है ये क्षेत्र कैसे कहा जाता है, जैसे देहरादून, पछुआ दून, इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं, है ना। और पूर्व की बात करें तो कोटद्वार वगैरह, कोटद्वार जो है इसके अंदर आ जाता है ना।
24 से 32 किलोमीटर चौड़ा और 350 से लेकर 750 मीटर की ऊंचाई तक ये लगभग पाए जाते हैं। यहाँ पर मेनली है देहरादून, जो है कोटरी कोटरी दूम चौखम, जो पौड़ी का चौखम्बा हो गया, चौखम हो गया, पतली एवं कोटा नैनीताल, पछुआ और पूर्वी दून, और ये क्या है चंदी व हर की आदि में राज्य में प्रमुख दून है। तो ये कुछ और दून है जो आपको नाम उतना इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत नहीं, मेनली आपको ये 2-3 इंपॉर्टेंट नाम याद रख लेना। देहरादून हो गया आपका, पछुआ दून हो गया, पतली एवं कोटा ये नैनीताल के अंदर है, ये भी दून है। ओके, अब जो है राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध दून है ये पूछा जाता है। तो ये सबसे प्रसिद्ध दून जो कि 70 किलोमीटर का स्ट्रेच हमारा और 24 किलोमीटर और 34 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई है, ये है देहरादून। और दून जो है वो दून या द्वार क्षेत्र में काफ़ी गहन मात्रा में कृषि की जाती है। आपको पता है कि जो देहरादून क्षेत्र है वो पहले जो है वो चावल की खेती के लिए काफ़ी जाना जाता था और लीची के लिए भी जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में तो यहाँ पर चूँकि कंस्ट्रक्शन और किस प्रकार से आबादी जो है उसके बढ़ने के कारण जो है खेती का लगभग समाप्त हो चुकी है। अब हम बात करेंगे मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्रों में जो है वो 2 प्रकार की चीज़ें मेनली यहाँ पर देखने को हमें मिलती है, और वो है भाबर और तराई। ठीक है ना। तो हम देखते हैं भाबर जो है वो मैदान का वह भाग है जहाँ पर जो पर्वत हैं उनसे आने वाली जो नदियाँ हैं वो अपने साथ लाए गए जो अवसाद होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, उनको छोड़ना शुरू कर देती है, और एक लंबी प्रक्रिया के बाद नदी इन अवसादों के बीच से होकर बहने लगती है तथा इस क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, चूंकि कंकड़ पत्थर वगैरह जो है वो धीरे धीरे क्योंकि भारी होते हैं, और जैसी नदी जो है वो मैदानों में उतरेगी उसका जो फ्लो है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा। इस कारण से वो क्या करेगी, सारे जो अवसाद है उनको छोड़ना शुरू कर देगी, और इस कारण से इस क्षेत्र में जो है वो बड़े बड़े पत्थर और जिसको हम कहते हैं गंगराड़, ये सब चीज़ें जो है इकट्ठा होने लग जाएगी। इन कारणों से जो है नदियां जो है वो लगभग गायब हो जाती हैं और इनके नीचे से बहना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो क्षेत्र काफ़ी उबड़ खाबड़ और मिट्टी, कंकड़ पत्थर, मोटे रेत बालू से युक्त हो जाती है। ठीक है ना। तो मिट्टी इस वजह से काफ़ी कम उपजाऊ होती है। प्रायः जो है झाड़ियाँ और प्राकृतिक वनस्पतियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है भाबर क्षेत्र। और उसके बाद आता है हमारा तराई का एरिया। ठीक है ना। तो तराई जो है वो मैदानी भाग है उसके अंदर आता है। मैदान का वह भाग जहाँ पर जो भाबर में लुप्त नदियाँ होती हैं वो धरातल पर वापस प्रकट हो जाती हैं। तो ये क्षेत्र जो है वो भाबर की तुलना में जो है वो काफ़ी उपजाऊ होता है, और यहाँ पर लगभग 20 से 30 किलोमीटर जो है उत्तराखंड के अंदर ये क्षेत्र जो मेनली हरिद्वार का थोड़ा थोड़ा हिस्सा और उधम सिंह नगर वाला मेनली पार्ट इसके अंदर आता है। ठीक है। इस क्षेत्र में सबसे खास बात है यहाँ पर आर्टिसंस वेल यानी कि पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं मतलब पाताल को नीचे से जो है वो जमीन को फूट कर वहां पर पानी के छोटे छोटे फव्वारे टाइप के निकलते हैं, तो उसी को पाताल तोड़ कुएं कहा जाता है। और जो सबसे निचला भाग फाइनली आता है हमारे पास गंगा का मैदान, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन भी उसको कहा जाता है। वहां पर दक्षिणी हरिद्वार जो हमारा उसका जो ज़्यादातर भाग है वो गंगा के समतल मैदान का हिस्सा है, और यहाँ ये क्षेत्र जो है वो काफ़ी बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। इस कारण से इनको फिर हम खादर व बांगर में विभाजित करते हैं, जहाँ पर कि खादर आपका सीधा सीधा हो जाता है कि बाढ़ वाले क्षेत्र, और गैर बाढ़ वाले जो क्षेत्र होते हैं वो बांगर होते हैं। ठीक है ना। तो जो बाढ़ वाले क्षेत्र होंगे भाई वहाँ पर जो है हर साल जो है नए प्रकार की मिट्टी आएगी क्योंकि बाढ़ के साथ आएगी, इस कारण ज़्यादा जो है उपजाऊ क्षेत्र हो जाते हैं। जो गैर बाढ़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर पुरानी ही मिट्टी होगी क्योंकि बाढ़ का पानी वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तो मिट्टी भी चेंज नहीं होगी, तो इस कारण से ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये हमारा कुल स्ट्रेच डिवाइड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, और जो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, नदी तंत्र को या रिवर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। ओके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको और नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स चाहिए, आपको उत्तराखंड लेक्चरर या LT किसी के लिए भी, और प्रैक्टिस टेस्ट भी चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, वहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।